नमस्कार, आप सबका स्वागत है चेतन भारत लर्निंग में। और इस सत्र में हम बात करेंगे 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किन खबरों ने सुर्खियां बटोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिरिशा बांदला के बारे में। सिरिशा बांदला जो कि हिस्सा बनी यूनिटी 22 मिशन की, और ये भारतीय मूल की दूसरी महिला बन गई हैं जो अंतरिक्ष में पहुंच पाई हैं। तो इस मिशन को थोड़ा सा और जानेंगे। फिर हम बात करेंगे भारत के पहले प्लाज्मा बैंक के बारे में, जो कि दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज के रूप में बनाया गया। प्लाज्मा बैंक क्या है और कोविड-19 के चलते कैसे ये प्लाज्मा बैंक हमें मदद करेगा, उपयोग में आएगा, हम इस बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, चीन को दे दिया है प्रमाण WHO ने कि अब चीन हो गया है मलेरिया मुक्त। तो मलेरिया मुक्त होने के लिए चीन ने क्या कदम उठाए और कैसे विश्व स्वास्थ्य अनुसंधान ये तय करता है कि कोई भी देश मलेरिया मुक्त है या नहीं, इस बारे में कुछ और बातें भी करेंगे। फिर हम बात करेंगे हरित धारा के बारे में। हरित धारा जो कि एक फीड सप्लीमेंट है, ये कैसे मदद करेगा हमारे पशुओं की और कैसे हमारे वातावरण के लिए भी अच्छा रहेगा। हरित धारा के बारे में कुछ खास तथ्य ध्यान से पढ़ेंगे। और अंत में हम बात करेंगे, मंगल ग्रह पर पाए गए हैं कुछ असतत ऑरोरा। तो डिस्क्रीट ऑरोराज क्या हैं और मंगल ग्रह पर इन्हें किसने पहचाना है, इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं सबसे पहले सिरिशा बांदला के बारे में। सिरिशा बांदला जो कि अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला बन गई हैं। इससे पहले कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बारे में आप जानते हैं। सुनीता विलियम्स जो कि अमेरिका में पैदा हुई, सो दूसरी भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला के बाद बनी है अब सिरिशा बांदला। और सिरिशा बांदला हिस्सा रही यूनिटी 2022 मिशन की। यूनिटी 22 मिशन ये क्या है, और उससे पहले हम बात करेंगे कि ये 6 क्रू मेंबर्स, जिनमें अहम नाम है रिचर्ड ब्रांसन का। रिचर्ड ब्रांसन जो कि गैलेक्टिक के मालिक हैं, वो पहले व्यक्ति बन गए हैं जो कि अंतरिक्ष में गए हैं, और ये कर दिखाया है उन्होंने जेफ बेजोस से 9 दिन पहले। तो यूनिटी 22 मिशन क्या है, इसे भी पढ़ लेते हैं। और सिरिशा बांदला, जैसा कि मैंने कहा, यह उड़ान भरी गई 11 जुलाई 2021 को। गत इतवार ये उड़ान भरी गई, जिसका हिस्सा थी सिरिश बांदला। और हमारे लिए महत्वपूर्ण यही है कि हम गर्व की बात है कि भारतीय महिला अंतरिक्ष में गई हैं कल्पना चावला के बाद। सिरिशा बांदला जो कि गैलेक्टिक में ही काम करती हैं और वहां पर गवर्नमेंट अफेयर्स एंड रिसर्च ऑपरेशन की वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो ये 6 क्रू मेंबर्स जो गए हैं, इनमें से एक रिचर्ड ब्रांसन जो गैलेक्टिक के मालिक हैं, 2 पायलट जो पहले भी जा चुके हैं अंतरिक्ष में, और साथ ही साथ 3 लोग और, वो भी गैलेक्टिक में ही किसी न किसी पद पर कार्यरत हैं। इस बारे में आप इतना ही याद रखेंगे कि सिरिशा बांदला आंध्र प्रदेश में पैदा हुई और भारतीय मूल की दूसरी महिला बनी है अंतरिक्ष में जाने के लिए। कुछ खास तथ्य एकता 22 मिशन यानी कि यूनिटी 22 मिशन के बारे में, उन्हें भी देख लेते हैं। यह मिशन VSS यूनिटी का 21वां उड़ान परीक्षण है और यह है 4थी क्रू फ्लाइट इस मिशन की। जैसा मैंने पहले बात की, 9 दिन पहले यानी कि 20 जुलाई को जेफ बेजोस जाएंगे अंतरिक्ष में, और उससे पहले ही ये काम कर दिखाया है रिचर्ड ब्रांसन ने। रिचर्ड ब्रांसन जो इस मिशन के दौरान एक मिशन विशेषज्ञ के रूप में काम करेंगे, और ये बन गए हैं पहले अरबपति अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले। अगर हम बात करें इस फ्लाइट की, तो 80 किलोमीटर तक ये पृथ्वी के बाहर गए और वहां पर जाकर इन्होंने वहां से वापसी की, और 80 किलोमीटर तक, जो कि अंतरिक्ष का एज जिसे हम कहते हैं, वहां तक जाने वाले पहले अरबपति बन गए। रिचर्ड ब्रांसन नाम याद रखेंगे। 6 मेंबर्स की 6 लोग गए इस फ्लाइट में, 6 क्रू मेंबर्स याद रखेंगे, और याद रखेंगे सिरिशा बांदला को। अगली खबर के बारे में अगर हम बात करें, वो है भारत का पहला प्लाज्मा बैंक, जो कि जिसका उद्घाटन दिल्ली के CM केजरीवाल ने 2 जुलाई को किया।
तो श्रीमान केजरीवाल ने इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज जो कि दिल्ली में है, इसे एक प्लाज्मा बैंक पहला बना देश का। और प्लाज्मा बैंक की उपयोगिता आज कोविड-19 के तहत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये कैसे उपयोगी है, आइए इसे भी जानते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे रक्त के दो भाग हैं, एक जो कि तरल पदार्थ है जिसे हम कहेंगे प्लाज्मा, और इसके अलावा हमारे रक्त में कुछ खास कोशिकाएं हैं जैसे सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, लाल कोशिकाएं और साथ ही प्लेटलेट्स। तो अब यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि इस खास प्लाज्मा थेरेपी में, जिसे हम कोवेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी या सीरम थेरेपी कहते हैं, यहाँ उपयोग में लाया जाएगा केवल और केवल प्लाज्मा जो हमारे रक्त का 55वां हिस्सा बनते हैं। 55% प्लाज्मा काम लाया जाएगा क्योंकि इस प्लाज्मा में होंगे एंटीबॉडीज। यदि कोई व्यक्ति कोविड-19 से पीड़ित था और अब वो ठीक हो चुका है, तो याद रखिए कम से कम कोविड-19 से उभरे हुए उस व्यक्ति को 14 दिन हो जाने चाहिए, तभी वो प्लाज्मा को दूसरे व्यक्ति को दे पाएगा, यानी कि प्लाज्मा डोनेट कर पाएगा। सो प्लाज्मा के अंदर रहेंगे एंटीबॉडीज जो कि मदद करेंगे किसी भी कोविड-19 रोगी को रोग क्षमता बढ़ाने के लिए। ठीक जी। सो कोविड-19 के अगर हम उपलक्ष्य में इसकी बात करें तो कोविड-19 में प्लाज्मा थेरेपी बहुत काम करेगी, और ये प्लाज्मा बैंक इस बात का पूरा रिकॉर्ड रखेगा कि कौन से व्यक्ति को, कौन से कोविड-19 मरीज को प्लाज्मा थेरेपी की आवश्यकता है। तो वहाँ से वो अस्पताल जाकर, अगर अस्पताल में डॉक्टर कहता है कि आपको प्लाज्मा थेरेपी की आवश्यकता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज ये सुनिश्चित करेगा कि ऐसे व्यक्ति को प्लाज्मा सही समय पर मिल जाए। ठीक जी। सो थोड़ा सा और इस बारे में पढ़ेंगे। ये है कन्वेलेसेंट सीरम थेरेपी या कन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, जहां पर हम किसी भी ऐसे कोविड-19 जिसे हो चुका है और वो 14 दिन पहले ठीक हो चुका है, कम से कम 14 दिन का जो एक गैप है वो रहना बहुत ज़रूरी है। तो 14 दिन पहले वो व्यक्ति उस बीमारी से आज़ाद हो चुका हुआ है, अब वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। और इसके लिए कुछ खास बातें ध्यान रखनी ज़रूरी है। व्यक्ति की उम्र 18 से 60 साल के बीच में और उसका वजन कम से कम 50 किलो हो। ठीक है जी। इसके बाद आप ये भी ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि मधुमेह रोगी है या जिसे कैंसर है या किसी और बीमारी से पीड़ित है, कोमॉर्बिडिटीज है, यानी कि कोई ऐसी बीमारी है, तो वो प्लाज्मा दान नहीं कर सकता। ठीक जी। इस प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा दान करने के लिए 18 से 60 साल की उम्र का होना आवश्यक है, और कोविड-19 से आप उभर चुके हों, कम से कम 14 दिन हो चुके हों, तभी प्लाज्मा को दान किया जा सकता है इस प्लाज्मा बैंक में। अब खास बात यह है कि प्लाज्मा बैंक कैसे काम करता है और प्लाज्मा बैंक की आवश्यकता क्यों है। अगर हम बात करें रक्त की, तो हम सफ़ेद रक्त कोशिकाएं केवल, या ब्लड अगर हम बात करें, अगर हम रक्तदान की बात करें तो 3 महीने में कर सकते हैं, पर प्लाज्मा हम 2 हफ्ते के बाद भी दान कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही जल्दी की जाने वाली प्रक्रिया होगी, जिसमें प्लाज्मा दान करने वाले को भी कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ अगर प्लाज्मा को फ्रीज करके रख दिया जाए तो कम से कम 1 साल तक इसके अंदर एंटीबॉडीज रहेंगे जो कि एक कोविड-19 रोगी को दिए जा सकते हैं, जिससे उसमें डेवलप हो जाएगी पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी यानी कि एंटीबॉडीज किसी और के शरीर में बनी है और डाल दी गई हैं रोगी के शरीर में, जहां उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और बढ़ाया जाएगा इन एंटीबॉडीज द्वारा। तो कोवेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या है, कौन लोग प्लाज्मा दान कर सकते हैं, और पहला प्लाज्मा बैंक यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज दिल्ली, ये नाम आप याद रखेंगे। तो चलिए अपनी अगली खबर पर चलते हैं, जो है चीन को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। चीन बहुत देर तक मलेरिया से लड़ता रहा है और बहुत सारे लोगों ने मलेरिया से अपनी जान भी गंवाई है। सो अब चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित कर दिया गया है और चीन बन गया है पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का पहला देश।
जिसे 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। तो 30 वर्ष लग गए चीन को मलेरिया मुक्त होने में, और ऐसा प्रमाणित कर दिया है अब WHO ने, विश्व स्वास्थ्य अनुसंधान ने। इसके अलावा ये भी याद रखेंगे कि विश्व में 40 देश ऐसे हैं जिन्हें WHO ने यह मलेरिया मुक्त प्रमाणन दिया है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आप याद रखेंगे अल साल्वाडोर, जिसे ये प्रमाणित किया गया है 2021 में, और अल्जीरिया, जिसे ये प्रमाण दिया गया 2019 में। और अगर हम पश्चिमी प्रशांत की बात करें तो यहाँ पर कुछ और देश हैं जिन्हें मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। वो है ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और ब्रुनेई दारुसलाम। तो ये कुछ खास तथ्य हैं जो आप याद रखेंगे। चीन है पहला पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का देश जिसे 3 दशक लग गए मलेरिया मुक्त होने में। ठीक जी, इसके बाद हम बात करते हैं चीन द्वारा उठाए गए कुछ खास कदम जिससे उसने ये सुनिश्चित किया कि चीन हो पाए मलेरिया मुक्त। सो यहाँ पर सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात है कि चीन के रहने वाले लोगों को, चीन के निवासियों को बेसिक यानी कि बुनियादी सार्वजनिक पब्लिक स्वास्थ्य जो फैसिलिटीज़ हैं उन्हें बिल्कुल फ्री दी गई, निःशुल्क प्रदान की गई। सो बुनियादी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पैकेज उन्हें मुफ्त प्रदान किया गया, जिससे सभी लोगों का निदान और मलेरिया के उपचार के लिए उन्हें कोई भी पैसे खर्च नहीं करने पड़े। और साथ ही साथ ये बहुत सारी संस्थाओं का मिला जुला एक इसमें रोल रहा ताकि चीन मलेरिया मुक्त हो पाए। और 2010 से 13 मिनिस्ट्रीज ऐसी थी जो जुड़ी रही और उनका ये लक्ष्य था कि चीन को हम मलेरिया मुक्त करें। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर 13 मंत्रालयों ने काम किया, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और बहुत सारे। तो 13 मंत्रालयों की मिले जुले रोल से, मिले जुले सहयोग से चीन हो पाया है मलेरिया मुक्त। और साथ ही आप यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखेंगे, चीन ने अपनाई एक खास रणनीति जिसे नाम दिया जाता है 1-3-7। सो 1-3-7 स्ट्रैटेजी या 1-3-7 रणनीति क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। एक यानी कि 1 दिन की समय सीमा तय की गई चीन के लिए, जहां पर वो ये निश्चित कर पाए कि मलेरिया का निदान की रिपोर्ट केवल 1 ही दिन में, यानी कि मलेरिया का डायग्नोसिस, उसका निदान केवल 1 दिन की समय सीमा के अंदर ही करना था। और 3 दिन के अंत तक, यानी कि जब 3 दिन हो जाएं तो स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करे कि किसी भी मामले की पुष्टि हो गई है। अगर वो मलेरिया का मामला है तो उसके फैलने का जोखिम कितना है इसे भी निर्धारित करना है केवल 3 दिनों के अंदर। तो पहले दिन में क्या किया, उन्होंने सबसे पहले डायग्नोज किया, मलेरिया का निदान किया, फिर कोई भी रिपोर्ट आने के बाद ये सुनिश्चित करना कि फैलने का खतरा कितना है, इसके लिए समय सीमा तय की गई केवल 3 दिन। और आने वाले 7 दिनों के अंदर 1-3-7 जैसे मैंने कहा 1-3-7, तो 7 दिनों के अंत तक पूरा उपचार दिया जाए उस व्यक्ति को और सुनिश्चित किया जाए कि हर तरह का उपाय किया जा रहा है ताकि मलेरिया और ना फैले। तो ध्यान रखेंगे आप 1-3-7 रणनीति या 1-3-7 स्ट्रैटेजी जिसे हम कहते हैं। ठीक जी, साथ ही हम बात करेंगे कि WHO कैसे प्रमाणित करता है कि कोई भी देश अब मलेरिया मुक्त है। तो कम से कम 3 साल तक कोई भी एनोफ्लीज मस्कीटो द्वारा फैलाया गया मलेरिया का मामला अगर सामने ना आए तो कम से कम 3 साल का ऐसा एक समय निर्धारित किया गया है जो देश इसे पूरा करेगा वो ही इस प्रमाण के योग्य बनेगा। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा उस देश को कि वह इस बीमारी को रोकने में और इसके आगे ना फैलने देने में पूरी तरह से सक्षम है। अगर वो ऐसे दोनों काम कर पाए, यानी कि पिछले 3 वर्षों में कोई भी मामला सामने नहीं आया है और मलेरिया की रोकथाम में पूरी तरह से देश सक्षम है, तो ही प्रमाणित किया जाता है। किसके द्वारा ये प्रमाण दिया जाता है? MECP द्वारा, यानी कि मलेरिया एलिमिनेशन पैनल।
तो मलेरिया उन्मूलन प्रमाणन पैनल यानी कि मलेरिया एलिमिनेशन सर्टिफिकेशन पैनल MECP, अगर ये दोनों बातें कोई भी देश प्रमाणित कर पाता है तो ही ये अपनी सर्टिफिकेशन या अपना प्रमाण देगा कि हाँ अब यह देश मलेरिया मुक्त है। ठीक जी, तो 1, 3, 7 रणनीति आप याद रखेंगे। चीन ने क्या खास कदम उठाए इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे कि विश्व में 40 देश ऐसे हैं जो कि मलेरिया मुक्त घोषित कर दिए गए हैं और इनमें सबसे नया है अल साल्वाडोर, जिसे 2021 में ही मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अब हम बात करते हैं इसी संदर्भ में, अगर हम भारत की बात करें तो WHO का मानना यह है कि भारत ने भी अपने मलेरिया के बोझ को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। यहाँ पर मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर 71.8% कम हो गई है। आज भारत बहुत अच्छे कदम उठा रहा है। भारत को मलेरिया मुक्त होने में ये सभी कदम बहुत कारगर साबित होंगे। तो WHO का मानना ये है कि भारत सही कदम उठा रहा है। यहाँ पर API बहुत कम हो गई है, यानी कि अगर हम पैथोजन की बात करें, एनोफ्लीज मस्किटो की बात करें, तो उसकी रोकथाम की दर बढ़ गई है और उसकी रोकथाम के लिए अच्छे उपाय किए जा रहे हैं। मलेरिया के मामलों में काफ़ी गिरावट, 71.8% गिरावट 2000 से 2019 तक रिकॉर्ड की गई है। तो हो सकता है भारत भी जल्द ही मलेरिया मुक्त हो जाए। तो अगली हम खबर पर चलते हैं जो कि है हरित धारा के बारे में। अब हरित धारा क्या है? हरित धारा है एंटी मेथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट, जिसे तैयार किया है ICAR ने, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसने तैयार किया है हरित धारा। और हरित धारा मदद करेगा मीथेन का जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो हमारे पशु हैं, यानी कि जो हमारे घास खाने वाले पशु हैं, उनके द्वारा बनाई जाने वाली मीथेन की दर को कम कर देगा। अगर पशुओं को ये फीड सप्लीमेंट यानी कि हरित धारा दिया जाएगा तो मीथेन का उत्सर्जन कम हो जाएगा। और साथ ही साथ एक और इसकी महत्वपूर्ण बात आप याद ये रखेंगे कि मीथेन का उत्सर्जन तो कम किया ही जाएगा, साथ ही साथ दूध का उत्पादन भी बढ़ जाएगा। वो कैसे, उसे हम अभी समझ लेते हैं। तो हरित धारा बनाया गया है ICAR द्वारा, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, और ये बनाया गया है कुछ ऐसे पौधों से जो हैं टैनिन से भरपूर। तो टैनिन अगर आप याद रखें, टैनिन कुछ ऐसे कड़वे और कसैले रासायनिक हैं जो कि रूमन, यानी कि हमारे घास खाने वाले जो पशु हैं, गाय भैंस, उनके रूमन में पाए जाने वाले आर्की बैक्टीरिया को कम करता है। अब ये आर्की बैक्टीरिया को कम करना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अभी के लिए आप यहाँ पर ये याद रखेंगे कि हरित धारा है एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट, बनाया गया है ICAR द्वारा। और कहाँ से बनाया गया है? कुछ ऐसे पेड़ पौधों से जो हैं टैनिन से भरपूर, क्योंकि टैनिन एक ऐसा कड़वा और कसैला रसायन है जो कि प्रोटोजोआ को, आर्की बैक्टीरिया को कम करता है। अब आर्की बैक्टीरिया कम करना क्यों महत्वपूर्ण है? जैसा हम यहाँ पे समझ सकते हैं, र्यूमन जो कि हमारे घास खाने वाले पशुओं का पेट का एक हिस्सा है, र्यूमन है, 4 पेट में से एक हिस्सा र्यूमन है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर होता है कार्बोहाइड्रेट का किण्वन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन होती है, और कार्बोहाइड्रेट की किण्वन से बनता है CO2 और साथ ही बनते हैं हाइड्रोजन। खास बात यह है कि इस र्यूमन में पाए जाने वाले कुछ खास बैक्टीरिया, कुछ खास आर्की बैक्टीरिया इस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके बना देते हैं मीथेन। ठीक जी, मीथेन बनाना अगर कम करना है तो हमें उन बैक्टीरिया को कम करना पड़ेगा। और वो बैक्टीरिया कम कैसे हो पाएंगे? वो बैक्टीरिया कम हो पाएंगे अगर हम पशुओं को देंगे हरित धारा, क्योंकि हरित धारा में टैनिन है और टैनिन से उस बैक्टीरिया को कम किया जा सकता है। ठीक जी, ये बात आपको समझ में आ गई कि कैसे र्यूमन के बैक्टीरिया को हम कम कर सकते हैं जो कि मीथेन बनाते हैं।
अब ये सब बातें हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे देश में बहुत सारे पशु हैं जो कि विश्व का काफ़ी एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। विश्व के सभी अगर हम पशुओं को देखें, उनकी अगर पॉपुलेशन को देखें तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। तो हमारे देश से ही बहुत ज़्यादा इन पशुओं द्वारा मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है, जिसे हम कम करना चाहते हैं। तो एक बार जरा नजर मार लेते हैं फिर से हरित धारा के लाभ को। हरित धारा क्या करेगी? ये आर्की बैक्टीरिया कीटाणु की आबादी को कम करता है। ये वो बैक्टीरिया है जो कि मीथेन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। ठीक जी। इसके बाद एक खास बात जो आप याद रखेंगे वो ये है कि अगर कार्बोहाइड्रेट का किण्वन हो रहा है तो वहां पर बनता है एसिटिक और ब्यूटायरिक एसिड, और साथ ही बनता है प्रोपाइनिक एसिड। अब अगर हरित धारा दी जाएगी पशुओं को तो एसिटिक और ब्यूटायरिक एसिड की मात्रा बनेगी कम और प्रोपाइनिक एसिड की उत्पादन हो जाएगा ज़्यादा, जिससे लैक्टोज यानी कि दूध में पाई जाने वाली जो शुगर है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। इसका मतलब दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा, दूध की क्वालिटी और बेहतर हो जाएगी। तो दो तरह से काम करेगा हरित धारा। पहली बात तो ये मीथेन के उत्सर्जन को कम करेगा, दूसरी बात कि ये प्रोपाइनिक एसिड को बढ़ाएगा ताकि दूध का उत्पादन ज्यादा हो सके। तो दोहरा फायदा है इस हरित धारा का। ठीक जी। जैसा मैंने कहा कि हमारे देश में 2019 पशुधन जनगणना के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ पर मवेशियों की आबादी है 193.46 मिलियन, 193.46 मिलियन है। और हमारे यहाँ पर मवेशियों को खिलाया जाता है ज्वार, बाजरा, गेहूँ, जिससे इनके किण्वन के दौरान बहुत ज़्यादा मीथेन का उत्सर्जन होता है। तो अगर हम हरित धारा देंगे पशुओं को तो मीथेन उत्सर्जन कम हो जाएगा, साथ ही साथ दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो हरित धारा के बारे में ये कुछ खास तथ्य हैं जो आप याद रखेंगे और आप अपने पीडीएफ में इन्हें पढ़ भी लेंगे। ठीक जी। फिर हम बात करते हैं मंगल ग्रह पर पाए गए असतत ऑरोरा, यानी कि ध्रुवीय प्रकाश या ज्योति। तो मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले ऑरोरा को किसने इनकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है? ये ध्यान आकर्षित किया है होप अंतरिक्ष यान ने, जो कि फरवरी के महीने में यूएई द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया था। तो होप अंतरिक्ष यान ने पता लगाया है असतत ऑरोरा के बारे में, जो कि मार्स के वायुमंडल में देखे जा सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर इस चित्र में देख रहे हैं। हम सब जानते हैं कि अगर हम पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पर है हमारे पास ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, यानी कि उत्तर ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश। पर ये खास ऑरोरा बनते कैसे हैं? हम सब जानते हैं सोलर विंड के बारे में। तो सौर वायु के बारे में हम सब जानते हैं। जब सौर वायु से ये कण आते हैं तो हमारे पृथ्वी के से ये टकराने के बाद कुछ मिलकर कुछ अलग सी रोशनी पैदा करते हैं, जिसे हम ध्रुवीय प्रकाश भी कहते हैं। पर अब अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो वहाँ पर ये ध्रुव पर नहीं, इसकी सतह पर पाए जाते हैं। और यह इसकी सतह पर इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि अब मंगल ग्रह का भूचुंबकीय क्षेत्र ठंडा हो चुका है। जैसे हम सब जानते हैं हमारी पृथ्वी के अंदर मोल्टन आयरन है, उसकी वजह से हमारा एक अपना भूचुंबकीय क्षेत्र है जो हमें इन सोलर विंड से या सौर पवन से बचाता है। पर अगर हम मार्स की बात करें या मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह पर क्या है? मंगल ग्रह पर यह आयरन ठंडा हो चुका हुआ है, तो वहां पर कोई भी भूचुंबकीय क्षेत्र नहीं है। अपितु इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनका अपना क्रस्ट, मार्स का अपना क्रस्ट, उसमें कुछ चुंबकीय क्षेत्र आज भी उपलब्ध है, सक्रिय है, और उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ही देखे जा रहे हैं यह असतत ऑरोराज यानी कि डिस्क्रीट ऑरोराज, जो कि पूरे मार्स पर देखे गए हैं। ठीक जी। केवल उत्तर दक्षिण ध्रुव, जैसा कि हमारे पृथ्वी पर होता है उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर, केवल उत्तर दक्षिण ध्रुव पर नहीं, मंगल ग्रह पर यह उसकी सतह की वजह से असतत रूप में देखे गए हैं।
तो एक बार इसे पढ़ लेते हैं। ऑरोरा तब पैदा होते हैं जब सूर्य की सतह से निकलने वाले कुछ खास कण, जिसे हम सौर पवन कहते हैं, हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। और यह कण हानिकारक है और इनसे हमें बचाता है हमारे ही ग्रह का भूचुंबकीय क्षेत्र। पर उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर यह कण हमारे वायुमंडल में से आ जाते हैं और उसके साथ मिलकर बनाते हैं ऑरोरा बोरियालिस या ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक जी, उत्तर ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश। मार्स का ऑरोरा कैसे भिन्न है हमारी पृथ्वी की ऑरोरा से? हमारी पृथ्वी पर है भूचुंबकीय क्षेत्र जो कि बहुत मजबूत है, पर मार्स का चुंबकीय क्षेत्र ठंडा हो चुका है। तो मार्स की ऊपरी सतह पर कुछ चुंबकीय क्षेत्र आज भी अस्तित्व में है और इसी की वजह से देखे गए हैं यह असतत ऑरोरा। इस चुंबकत्व की वजह से हम ये ऑरोराज को देख पाए हैं। अब खास बात यह है कि हम इन ऑरोराज को क्यों पढ़ना चाहते हैं या इनकी क्या महत्वता है। तो हम इन ऑरोराज को इसलिए पढ़ना चाहते हैं ताकि हम जान पाएं कि क्या कभी मार्स पर ऐसी परिस्थितियां थी जहां जीवन पनप सकता था। तो वायुमंडल कैसे मार्स का खत्म हो गया, कैसे उसका चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया, अगर हम इन ऑरोराज को पढ़ पाएं तो ये जानकारी हम प्राप्त कर पाएंगे। तो आज के इस सत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आपसे अगले सप्ताह। तब तक के लिए धन्यवाद।